अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक्स हैं उसकी सीरीज एक स्टार्ट की हुई है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल्स। ये होते क्या हैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोकैटाइन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बोकैटाइन होता क्या है। कार्बोकैटाइन, जिसको हम लोग कार्बोनियम आयन का नाम भी दे रहे होते हैं, इन नाम से ही जाहिर है कि कार्बो के अंदर हमारे पास आता है कार्बन और कैटाइन मीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मीन टू से कि कार्बो कैटाइन के अंदर या फिर कार्बोनियम आयन के अंदर हमारे पास कार्बन एटम के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इसमें जो कार्बन होता है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड किस वजह से होता है? अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास लोन हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला ही हमारे पास के लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेट करने होते हैं। अगर हम लोग कार्बोकेटाइन्स को देखते हैं तो कार्बोकेटाइन के केस में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज करें हमारे पास कार्बन है, कार्बन ने तीनों तरफ जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया हुआ होता है और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे तीन इसके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और लोन पर इसके पास कोई नहीं है, तो 0+3 इसका आंसर जो है वो हमारे पास 3 आता है। तो इनको सम करने के बाद अगर आपके पास आंसर 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर आंसर 3 आए तो sp2 होते हैं और अगर आंसर 2 आता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे अगर आंसर 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास आंसर 3 आ रहा है तो मीन टू से हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जो भी एस्पेक्ट हाइब्रिडाइज्ड जिनके अंदर लोन पेयर नहीं होता उनकी जो शेप होती है वो हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। मीन टू से इसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो कार्बन एटम कैन पोजेस द 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। क्यों? क्योंकि इसने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, तो तीनों कोवलेंट हर बॉन्ड के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनता है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये इलेक्ट्रॉन्स को चाह रहा है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का नाम दे रहे होते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन प्योर स्पीशी, नो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। कार्बोकेटाइन के अंदर किसी भी किस्म का अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, बल्कि इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है जो कि इसे चाहिए होते हैं। तो कहते हैं कि इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, किससे? फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियस लविंग होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी, उसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है वो एक्सेप्ट करेगा टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, दोबारा से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए। इट इज़ अ लिवर्स एसिड। लिवर्स एसिड की भी डेफिनेशन यही होती है कि हमारे पास ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है, उसको हम लोग कार्ब जो है वो लिवर्स एसिड का नाम दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन, ये डायग्राम से भी आप लोगों को जाहिर हो रहा है कि हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं और उसके ऊपर लोन पेयर कोई नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों से एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है। ये हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का क्या रिलेशन होता है। टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कार्बन होते हैं, उसके बाद जो है वो हमारे पास मिथाइल कार्बन जो है वो हमारे पास स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे देखें हम लोग इसको कोरिलेट किस तरह से करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो टर्शरी मिथाइल को जो है वो ड्रा कर लेते हैं, टर्शरी कार्बोकेटाइन को, कि हमारे पास, मैं सिर्फ मिथाइल नहीं ड्रा कर रहा, मैं सिर्फ सी लिख रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो है वो ये मिथाइल ग्रुप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिस भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। मीन टू से कि कार्बोकेटाइन के अंदर जो कार्बन होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब हमने क्या देखना होता है? हमने इसकी साइड के ऊपर जो अटैच्ड कार्बन होते हैं, मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, वो हमने देखने होते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स होंगे, हमें पता है कि मिथाइल का इफेक्ट जो होता है वो डोनेटिंग होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे होते हैं। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, मीन टू से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे? वो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन को कि भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हम लोग इलेक्ट्रॉन पहले ही देना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देना शुरू कर देंगे कार्बन को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे सी पॉजिटिव को। मीन टू से कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन, जो कार्बोकेटाइन के जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। मतलब हमारे पास अब ये जो कार्बन है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाई नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। अगर इसके मुकाबले में हम लोग सिंपल एक मिथाइल ग्रुप को कंपेयर करते हैं जिसके केस में हमारे पास तमाम तरफ जो है वो हाइड्रोजन ही होते हैं, तो इस केस में कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
एलिमेंट, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब हाइड्रोजन तो इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, मीन टू से कि ये किसी ना किसी दूसरी चीज़ से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगी, ये तड़पता रहेगा ऐसे, इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइंस होते हैं, क्योंकि इनके पास मिथाइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे पास मोर स्टेबल होते हैं। होप्स हो कि आप लोगों का स्टेबिलिटी का पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। टर्शियरी ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होने की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से मोर स्टेबल। सेकेंडरी के अंदर उससे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इसकी वजह से ये दूसरे नंबर पे आएगा स्टेबिलिटी के अंदर। उसके बाद प्राइमरी एंड देन जो है वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। बहुत ही बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों याद रखो कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनियम आयन है, इसका ट्रेंड सेम होता है जो कि इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। जो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें सुनी हुई होती हैं। मैं सिंपल अल्फाज के अंदर बताता हूँ आप लोगों को कि आयन वो रिएक्टिव होता है जो स्टेबल होता है, और कंपाउंड वो रिएक्टिव होता है जो स्टेबल नहीं होता। अब बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर अगर हमारे पास कोई भी स्पीशी ऑलरेडी स्टेबल है तो उसे रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो वो चीज़ जो है वो हमारे पास कंपाउंड्स के अंदर ठीक होती है बात के। कंपाउंड वो वाला रिएक्टिव होता है जो इटसेल्फ स्टेबल नहीं होता, और जो स्टेबल होता है वो रिएक्टिव नहीं होता। नोबल गैसेज उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, वो रिएक्ट नहीं करते, हम लोग कहते हैं वो नॉन रिएक्टिव है। मीन से कि जो खुद स्टेबल है वो रिएक्टिव नहीं होगा, बट वो कब होता है जब हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं। आयन के केस में उलट चीज़ होती है, आयन वो रिएक्टिव होता है जो इटसेल्फ स्टेबल होता है। आइए हम लोग इसकी सेंस बनाते हैं। हमने क्या कहा, हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमने कहा कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब एक बात आप लोगों को ये पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या है, ये हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन है। दूसरी बात, कार्बोकेटाइन जो आप लोगों ने याद रखनी है कि जो कार्बोकेटाइंस होते हैं या कार्बन आयंस होते हैं, हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान बनने वाली एक स्टेज का नाम होता है कार्बोकेटाइन। ये फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। नाउ लेट्स मेक अ सेंस। अब हम लोग एक सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों हमारे पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल, हमने अभी पीछे पढ़ा, हमने कहा कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल है। अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इट मीन्स कि जो रिएक्टेंट था फ्रॉम विच इट इज़ मेड इज़ अनस्टेबल। अब कोई भी चीज़ उसी वक्त रिएक्ट करेगी ना जब वो खुद अनस्टेबल होगी। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन जिस चीज़ से बन रहा है वो इटसेल्फ क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। वो अनस्टेबल था, उसने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके उसने बनाया टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब हमारे पास बन चुका है टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो कि हमारे पास है इंटरमीडिएट। इस पॉइंट तक आप लोग सिर्फ ये समझे कि हमारे पास जिस सब्सटेंस से, जिस रिएक्टेंट से, जिस सबस्ट्रेट से हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना है वो इटसेल्फ क्या है, वो अनस्टेबल है। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल हैं। मैंने लिखा है कि वाई एम सेइंग सो बिकॉज ऑल रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू बी स्टेबल। अगर बनने वाली प्रोडक्ट, बनने वाली चीज़ स्टेबल है तो इसका मतलब जिस चीज़ से वो बनी है वो अनस्टेबल थी। तो अगर कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन हम लोग कह रहे हैं कि वो हमारे पास स्टेबल है, मीन टू से हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो अनस्टेबल था, वो रिएक्टिव था। अगर वो पहले ही स्टेबल हो तो कभी रिएक्ट ही ना करें, तो रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास लीस्ट स्टेबल थे, इसी वजह से उन्होंने रिएक्ट करके हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाया था। A tertiary carbocation being stable and being more reactive will convert into products. अब जाहिर सी बात है, देखें कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या है, इंटरमीडिएट है। ये जिस चीज़ से बना वो अनस्टेबल था, और अनस्टेबल था उसने क्या गेन करनी है, उसने स्टेबिलिटी गेन करनी है, और स्टेबिलिटी उसके अंदर उसी वक्त आएगी जब वो मुकम्मल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो कि एक स्टेबल चीज़ बना रहा है और जिस चीज़ से वो बना है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल थी, तो अब टर्शियरी कार्बोकेटाइन भी क्या करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैं स्टेबल हूँ, मैं आगे रिएक्ट नहीं करने वाला और प्रोडक्ट नहीं बनाने वाला। क्योंकि जिस रिएक्टर ने अपने आप को इस्तेमाल करके टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाया है, उसकी जो आखिरी मंजिल है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन नहीं है। उसकी जो आखिरी मंजिल है वो ये होगी कि वो फौरी तौर पर जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अगर उसने रिएक्ट करके टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाए हैं, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो कि इंटरमीडिएट है, एक आयन है, वो भी फौरी तौर पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएगा, ताकि जो रिएक्टेंट अनस्टेबल था वो फौरी तौर पर स्टेबिलिटी गेन करना शुरू कर दें। अब समराइज मैंने लिखा है, मैंने कहा कि देखें चीज़ का मकसद क्या होता है, स्टेबल होना। हमने कहा कि जिस चीज़ से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है वो खुद क्या है, वो अनस्टेबल है। इसका मतलब उसकी प्रोडक्ट स्टेबल होगी और वो जल्द से जल्द बनना चाहेगी, और ये उसी वक्त हो पाएगा जब इंटरमीडिएट फौरी तौर पर रिएक्ट करेगा। होप्स हो कि आप लोगों का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो इस चीज़ को लेकर क्लियर होगा। सिंपल जो चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं वो यही है कि आयन वो रिएक्टिव होता है जो स्टेबल होता है, कंपाउंड वो रिएक्टिव होता है जो हमारे पास स्टेबल नहीं हुआ करता, क्योंकि ये हमारे पास साइंस होते हैं। और आयन वही रिएक्टिव होगा जो कि हमारे पास
स्टेबल होता है। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बीइंग मोर स्टेबल, ये हमारे पास मोर रिएक्टिव की कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्बन आयन। मीन कार्बन, एनायन के मीन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन इसके अंदर जो है वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, लाइक मैं यहाँ पे पहले डायग्राम ही आप लोगों को शो करवाता हूँ। कि हमारे पास डायग्राम के अंदर देखें कि हमारे पास कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है। अब हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर चार्ज है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे दो जो है वो हमारे पास एक लोन पेयर भी हमारे पास मौजूद है। मीटोसिस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अब इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर। तो लोन पेयर 1 प्लस सिग्मा बॉन्ड 3, 1 प्लस 3 आंसर आपके पास है 4। मीटोसिस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। कार्बन एटम पोजेस द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। 6 कहाँ से है उसके पास, ये जो सिग्मा बॉन्ड है वहाँ से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये जो दो लोन पेयर, एक लोन पेयर मौजूद है 2 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म के अंदर, 6 + 2 इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका ऑक्टेट जो होता है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। इट कैन एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या चीज़ जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, मीन टू से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखती है। इट हैज़ एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसी ऐसी चीज़ को जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, और ये बनाता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। और जो हमारे पास कार्बन आयन होता है ये लिवस बेस होता है, मीन टू से इट आल्सो हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये हमारे पास कार्बन आयन के रिगार्डिंग चंद एक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग मूव करते हैं इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की तरफ। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो हमारे पास इन्वर्स होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन के। अब कार्बन यहाँ पर क्या होता है, कार्बन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये हमारे पास कार्बन क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले ही काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद हैं। तो हायर द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप, हम लोग बेसिकली टर्शरी को लेकर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अब इसके अंदर जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर देंगे कार्बन को। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप उतने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन विल फर्दर इंक्रीज। कार्बन खुद क्या चाहता है, कार्बन चाहता है भाई मैंने अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं, मैं इनसे छुटकारा चाहता हूँ, मैं फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। लेकिन जब मिथाइल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे, उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं कार्बन को, जिसकी वजह से वो फर्दर जो है वो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी होती है वो फर्दर फैलना शुरू हो जाती है, स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, जिसके वो फर्दर वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि कार्बन विल बिकम अनस्टेबल। कार्बन क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इट वांट्स टू गेट रिड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये खुद इलेक्ट्रॉन से छुटकारा चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें, जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगी वो वाली। और इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास टर्शरी जो होती है हमारे पास कार्बन है वो लीस्ट स्टेबल होती है। लेकिन अगर हमारे पास उसके मुकाबले में सिंपल मिथाइल ग्रुप होगा, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से उसके ऊपर फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है इंक्रीज नहीं होती, हम लोग कहते हैं कि कार्बन आयन जो है वो हमारे पास सिंपल जो होता है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ करता है। तो टर्शरी जो होगी यहाँ पर लीस्ट स्टेबल होगी, और जो सिंपल मिथाइल होगा वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर की। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम एनायन क्या होगा, वो हमारे पास सेम होगा जो कि मिथाइल ग्रुप। इसकी भी सेम सेंस है जिस तरह से मैंने आपको कार्बोकेटाइन के केस में बताया। अब अगर हमारे पास कार्ब एनाइन जो है वो हमारे पास मिथाइल के केस में इजीली बन रही है, तो मिथाइल इटसेल्फ क्या है, मिथाइल इज एन इंटरमीडिएट। अगर मिथाइल जल्दी से बन चुका है तो मिथाइल फौरी तौर पर रिएक्ट भी करेगा। मिथाइल स्टेबल है तो ये रिएक्टिव भी है। पहले ये खुद बना, स्टेबल हुआ, स्टेबल होकर फौरी तौर पर रिएक्ट करेगा ताकि प्रोडक्ट बने, एक रिएक्टेंट को उसकी आखिरी मंजिल मिले। अगर आप लोगों ने एफएससी करके उसके बाद जाना है एमबीबीएस के अंदर, तो अगर आप लोग एफएससी कर रहे हैं तो एफएससी का मतलब यही नहीं कि आप लोग एमडी कैट के अंदर जाके स्टक ही हो जाएंगे, आप लोग बैठ जाएंगे, आप लोग 3 4 5 6 7 अल्लाह माफ़ फरमाए इतने साल वहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे। अगर आप चले गए हैं अच्छे मार्क्स लेकर अपने एमडी कैट के अंदर, तो एमडी कैट के अंदर भी आप उतने ही अच्छे मार्क्स लेंगे और अपनी एमबीबीएस की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो जो दरमियान वाली चीज़ होती है वहाँ पे ज़्यादा अटकना नहीं बनता, वहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं बनता, ये रूल होता है हमारे पास। तो आइन वो रिएक्टिव होगा जो कि इट सेल्फ स्टेबल होता है। अगर आप लोग एमडी कैट के अंदर आ चुके हैं, इसका मतलब यही नहीं कि आप लोग यहाँ पे बैठे ही रहेंगे, आप लोग फौरी तौर पे करेंगे कोशिश कि भाई हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ और हम लोग चले जाएँ अपनी एमबीबीएस के अंदर। तो इंटरमीडिएट जो भी बनता है वो अगर स्टेबल होगा तो वो रिएक्टिव भी होगा, लेकिन इट सेल्फ अगर अनस्टेबल है तो वो अनरिएक्टिव होगा, तो वो प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाएगा बल्कि दोबारा से रिएक्टेंट्स की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम एनाइन होगा। सिंपल वही कॉन्सेप्ट के आइन वही रिएक्टिव होता है जो स्टेबल होता है। अगर मिथाइल जो है हमारे पास सिंपल जो है वो हमारे पास स्टेबल होता है, वो रिएक्टिव भी हमारे पास वही होगा। आप नेक्स्ट मूव करते हैं फ्री रेडिकल्स की तरफ। सो द स्पीशीज हैविंग द ट्राइवेलेंट कार्बन एटम, हमारे पास वो तमाम की तमाम स्पीशीज जिनके अंदर ट्राइवेलेंट कार्बन एटम जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। ट्राई मीन 3, वैलेंसी में जिसकी
3 वैलेंसी होती है बेयरिंग नो चार्ज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन फ्री रेडिकल के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता। इनके ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। इसको हम लोग फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। फ्री रेडिकल जो है वो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, मतलब इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होगा। कार्बन इसका जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हम लोग इसकी डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, एक जो है वो इसके ऊपर लोन पेयर जो है, लोन पे कह रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ये लोन पेयर नहीं है, हम लोग इसको लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंपली फार्मूला के अंदर लोन पेयर 0 होगा और इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो वहाँ से हमारे पास 3 आता है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। 7 इलेक्ट्रॉन इसका आउटरमोस्ट शेल के अंदर मौजूद। कार्बोकेटाइन में 6 थे, फ्री रेडिकल में 7 हैं, कार्बन आयन में 8 हैं। ये चीज़ें याद रखनी हैं। ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करें तो फ्री रेडिकल्स क्या हैं, ये इटसेल्फ हमारे पास वही चीज़ है जो कि हमारे पास कार्बोकेटाइन थे। तो इनकी स्टेबिलिटी को भी हम लोग उसी तरह से रिलेट करेंगे कि इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप होंगे वो उतना ही अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना शुरू करेंगे। तो जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो उस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि उसकी डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि टर्शरी फ्री रेडिकल जो है वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा ड्यू टू हायर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका कार्बोकेटाइन की तरह नहीं होगा। बच्चे याद रखें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो हमारे पास फ्री रेडिकल्स का सेम लाइक कार्बोकेटाइन है, लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो उसका उलट होगी। क्यों क्यों क्यों? देखें, मैंने शुरू में क्या बताया, मैंने कहा कि आयन वो रिएक्टिव होगा जो स्टेबल होगा और कंपाउंड वो रिएक्टिव होता है। कंपाउंड से हमारा यहाँ पे न्यूट्रल स्पीशी है। न्यूट्रल स्पीशी वो वाली रिएक्टिव होती है जो स्टेबल नहीं होती। अब हमारे पास जो फ्री रेडिकल होते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल या फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल जो होते हैं वो हमारे पास स्टेबल नहीं होते, और अगर स्टेबल नहीं होंगे तो हमारे पास फौरी तौर पर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स इटसेल्फ जो है वो हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक अब मैंने दोनों एग्जांपल्स को रखा है, एक टर्शियरी रेडिकल है और एक हमारे पास मिथाइल रेडिकल है। जब हमारे पास फ्री रेडिकल्स हमें पता है फौरी तौर पे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करती हैं। जब दो फ्री रेडिकल्स कंबाइन विद ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के, ये हमारे पास इस तरह के दो टर्शियरी रेडिकल अगर आपस में आएंगे और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो हायर अल्काइल ग्रुप काजेज द स्टेरिक हिंड्रेंस। सपोज करें मैं यहाँ पे दूसरा एक मिथाइल ग्रुप लेकर आता हूँ, ये CH3 है और अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास टर्शियरी रेडिकल जो है मौजूद है। सपोज करें मैं इसके नज़दीक एक फर्दर जो है वो टर्शियरी रेडिकल लेकर आया हूँ। अब क्या होगा कि हमारे पास इसके ऊपर जो एक लोन पेयर मौजूद है, दिस वन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और दरमियान में बॉन्ड बनाना की कोशिश करेगा। लेकिन इनके साइड्स पे ये जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ये इनको एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आने देते। ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स होंगे वो उतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं। जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास फ्री रेडिकल्स की, उसको आपस में रिएक्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक सिंपल मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ भी हमारे पास CH3 आ जाता है, तो इसके अंदर चूंकि किसी भी किस्म का हमारे पास जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी तो दो जो सिंपल मिथाइल रेडिकल्स होते हैं वो फौरी तौर पे आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब टू प्राइमरी फ्री रेडिकल्स आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो लेस अल्काइल ग्रुप कॉल्ड द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी फ्री रेडिकल्स की रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा हुआ करती है। होप्स हो कि आप लोगों को कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो समझ लग चुका होगा। स्टिल एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन कार्बोकेटाइन कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि हमारे पास कोई भी कार्बन है कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, इसके पास लोन पेयर कोई नहीं है, 0 इसके पास लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है वो इसके अंदर 3 है। आंसर हमारे पास आ रहा है 3। तो जब आंसर 3 आता है तो वो हमारे पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, वो हमारे पास कंपाउंड होता है। तो कार्बोकेटाइन के अंदर कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp किसके अंदर होगा, ना वो कार्बन आयन के अंदर होता है ना ही वो फ्री रेडिकल के अंदर। कार्बोकेटाइन के अंदर जो है वो हमारे पास ये sp2 होगा। जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके अंदर भी sp2 होगा, और जो हमारे पास कार्बन आयन होते हैं उनके अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास sp3 होगी। होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो। आप लोगों का किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।